नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। स्वागत है आप सबका एक मुलाकात ज़रूरी है में। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा कंटेंट हम सबके सामने आ जाता है जिसे एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलता है। हर गली नुक्कड़, घर दफ्तर, हर जगह हर कोई बस उसी के चर्चा में लीन रहने लगता है। बीते माह एक ऐसी ही वेब सीरीज आई है जिसने हर दिल में अपनी खास जगह बना ली है। द फैमिली मैन 2 की इसी लोकप्रियता का सम्मान करते हुए हमने भी सोचा कि एक फैमिली मैन स्पेशल एपिसोड रखा जाए आपके इस प्रिय कार्यक्रम का। तो आज इस फैमिली मैन स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं वेब सीरीज के निर्देशक सुपर्ण वर्मा और सीरीज में एक बड़ी ही प्यारी सी भूमिका में नजर आए एक्टर कौस्तभ कुमार। स्वागत है सुपर्ण और कौस्तभ, एक मुलाकात जरूरी है में। हाय संजीव, प्लेजर टू बी ऑन योर शो एक मुलाकात जरूरी है। हेलो सजीव सर, हेलो सुपर्ण सर। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया सजीव सर कि आपने इस शो पे हमें बुलाया। आपका ये जो टाइटल है ये मुझे बड़ा यूनिक लगता है कि एक मुलाकात ज़रूरी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुपर्ण, इससे पहले कि हम फैमिली मैन 2 की चर्चा शुरू करें, आपके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपकी पहली फिल्म जो एज अ राइटर आई थी वो शायद छल थी, जिसके बाद आपने इंडस्ट्री में आप बहुत फेवरेट हो गए थे। उसके बाद आपने कुछ बेहतरीन बड़ी बजट की फिल्में लिखी, डायरेक्ट भी करी और थोड़ी बहुत आपने एक्टिंग भी करी। तो इस आपकी जो जर्नी रही है इसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। संजीव, पहले मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था, फिर मैं राइटर बना। मैंने काफ़ी गजब के डायरेक्टर्स हंसल मेहता, रोहित शेट्टी, हैरी बवेजा, फिरोज खान जैसे डायरेक्टर्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी। फिर मैंने अपनी फिल्में खुद बनाना शुरू करी। बतौर निर्देशक मैंने एक लड़की का सीना, एसिड फैक्ट्री, आत्मा, एक्सेस पास प्रेजेंट बनाई। फिर मैंने डिजिटल में वूट और व्यू के लिए योक्यो अब्रो और कौशिकी बनाई। मैंने नेटफ्लिक्स के लिए हंसमुख लिखी और फिर मेरी झोली में फैमिली मैन सीजन 2 आया। ग्रेट। तो सुपर्ण, मोस्टली आपका जो जॉनर रहा है वो थ्रिलर और हॉरर मूवीज़ का रहा है, अगर हम एक बार आपके वर्क पर नज़र डालें तो। जबकि राज और डीके जो हैं वो ज़्यादातर ड्रामा क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनकी मूवीज़ में ड्रामा एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों का ये जो कोलैबोरेशन था ये कैसे स्टार्ट हुआ? संजीव, मुझे थ्रिलर, ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी ये सारी जॉनर्स से खूब लगाव है। मैंने इनफैक्ट सभी किए भी हैं। एंड थ्रिलर इज नथिंग विदाउट ड्रामा। अगर ड्रामा नहीं है, ड्रामा इनहेरेंटली इज in the DNA of anything that we do। मतलब कॉमेडी तक में ड्रामा होता है, रोमांस में ड्रामा होता है, थ्रिलर्स में ड्रामा होता है। दैट इज व्हाट टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड। तो दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, राज एंड डीके, मतलब हम तीनों एक्चुअली पिछले 10 साल से दोस्त हैं। मैंने गो गवर्नमेंट के साथ एक्टिंग भी की है। उनकी जब इस शहर में शुरुआत हुई, मैं उनको तब से जानता हूँ। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। डीके और मैं तो इनफैक्ट पड़ोसी हैं। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं और हमने पहले भी एक कुछ छोटी सी चीज़ें की हैं साथ में। बट वक्त आ गया था कि हम लोग साथ में मिलकर कुछ करें। एंड हमारा काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा था और फिर उन्होंने मुझे फैमिली मैन सीजन 2 के लिए बुलाया जब वो सीजन 1 एडिट कर रहे थे, एंड कहा कि राइट विद अस एंड देन डायरेक्ट with us and we'll have a good time। and मैंने कहा बिल्कुल। मतलब मैंने देखा और मुझे गजब का लगा सीरीज सीजन 1। एक बात और, आप खुद एक एस्टेब्लिश राइटर डायरेक्टर हैं, ऐसे में राज डीके के साथ क्रिएटिव कोलैबोरेशन में कैसा तालमेल बैठा पाते थे आप? मतलब क्या बेसिक स्टोरी कॉन्सेप्ट में भी आपकी दखलंदाजी रही या आपके इनपुट भी शो को निखारने में मददगार रहे? कभी झगड़े भी हुए आप तीनों के बीच? झगड़े वगड़े नहीं होते, बिकॉज आप बहुत ही केयर से चुनते हो अपने क्रिएटिव पार्टनर्स। एंड वी आर लाइक माइंडेड। हमारा वर्ल्ड व्यू सेम है, हमको सिमिलर किस्म की चीज़ें पसंद हैं। बट क्रिएटिविटी में मतभेद होते हैं, बट उस तरह के मतभेद नहीं होते जहाँ मतलब खून खराबा रहा हो। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि आपको लगता है ये सही है, वो सही है। बट जहाँ आपकी अप्रोच होती है फ्रॉम अ स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी, कि देयर इज नो ईगो इन द रूम, इट इज ऑल अबाउट कि जो सही है वो करेंगे, वहाँ क्रिएटिविटी पनपती है, वहाँ सरस्वती आके राज करती हैं। बिकॉज उनको पता होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शो के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे हैं।
और हमारे सारे डिस्कशंस उसके प्रति हुआ करते थे, जहां हम कैसे इसको बेटर कर सकें, एंड जिसके पास ये बेटर आइडिया होता था वो यूज होता था. तो मतलब इट वाज ऑनेस्टली द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव बूट कैंप, जहां आदमी पनपता है इन अ वेरी गुड वे, और जहां मतलब हम लोग वी कैन लिटरली थ्राइव एज क्रिएटिव पीपल. And Rajan DK created the most conducive, amazing atmosphere possible. सुपर. अच्छा कौस्तभ, कुछ अपने डोंट बी अ मिनिमम गाय संवाद के बारे में बताइए, जिसके ऊपर इतने सारे मीम्स बने जा रहे हैं, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं. आपने कभी सोचा था कि ये डायलॉग इतना फेमस हो जाएगा? सर, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नॉट जस्ट द डायलॉग, कि ये डायलॉग, ये जो पात्र था और जिस तरीके से पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सेटअप था, इससे लोग इतना कनेक्ट करेंगे. और मुझे भी देखकर काफी अचंभा हुआ कि लोग इतने तरीकों से उस पर मीम्स बना रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं. उसके वीडियो मीम्स है, उसके पिक्चर्स वाले मीम्स है. तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राइटर्स हैं हमारे और जो डायरेक्टर्स हैं, सुपर्ण सर, राज सर, डीके सर, सुमन सर, आई थिंक इन लोगों ने जो ये क्वर्की सा जो एक टर्म कॉइन किया है, डोंट बी अ मिनिमम गाय, सबसे पहली अचीवमेंट तो ये इनकी है. और जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है एज एन एक्टर अपने प्रिपरेशन के बारे में, तो मैंने काफ़ी सारे जो मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो जैसे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है और मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं सर वो भी आईटी सेक्टर में ही काम करते हैं. तो मैं उनको काफ़ी ऑब्जर्व करता रहता था कि वो अपने बॉस के बारे में, अपने ऑफिस कल्चर के बारे में क्या बातें करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनका अपने पूरे काम के साथ तजुर्बा क्या रहा है. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि जब मेरे जो सेम दोस्त जो पहले एम्प्लॉय होते थे वो जब बॉस बन जाते थे, तो उनके चाल ढाल में, उनके बात करने के तरीके में क्या डिफरेंस आता था, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन वहाँ से भी आई है. और जिस तरीके की राइटिंग थी, राइटिंग बेहद खूबसूरत थी, तो जिसके वजह से कैरेक्टर एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं गई. और बाकी जो है वो लोगों का प्यार तो बहुत सराखों पे है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लोग इस चीज़ को इतना प्यार देंगे. और जो गिने चुने मेरे जो 3-4 सीन्स थे उनको लोग इस तरीके से परसीव करेंगे, तो ये काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. लेकिन मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सारी ही ऑडियंस का, जिन्होंने ये पूरा शो देखा है, सीरीज़ देखी है और इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया गया है. और जहाँ तक मिनिमम गाय की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स और जो डायरेक्टर्स है, और सुपर्ण सर भी ये सेम बात बताएंगे शायद, कि उनको एक ऐसा कोकी सा टर्म चाहिए था जिसके अंदर एक तरीके से कॉर्पोरेट का जो पूरा स्पिरिट है वो एक तरीके से आपको उसका पूरा एक देखने मिले कि ये स्पिरिट क्या होता है. और पूरे चीज़ को एक सेंटेंस में अगर आप करना चाहो, तो जैसे एक बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है कि वो काम भी करे, वो सारे डिलीवरेबल्स को डिलीवर भी करे, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, किसी का बर्थडे है, बाकी चीज़ें हैं, इनमें भी जाके पार्टिसिपेट करे. तो ये जो पूरा जो एक तरीके से स्पिरिट है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपसे सिर्फ 100% नहीं चाहता, उससे भी ज़्यादा चाहता है, तो एक तरीके से इसको बहुत ही अच्छे से कैद किया गया है इस मोटो के अंदर. तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो. सुपर्ण, एक बात जानना चाहूँगा कि सीज़न 1 लोगों को बहुत पसंद आया था, तो सेकंड सीज़न को लेकर हाइप और एक्सपेक्टेशंस पहले से ही ज़्यादा थी. पहले सीज़न में राज और डीके के साथ कोई दूसरे डायरेक्टर थे, तो इस सीज़न में जब आपकी एंट्री हुई तो कुछ प्रेशर महसूस किया आपने? सीज़न 1 राज एंड डीके ने डायरेक्ट खुद किया था. सीज़न 2 के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरा भार सीज़न 1 की एक्सपेक्टेशंस का कभी नहीं रहा, बिकॉज हमने सीज़न 2 की शुरुआत लिखने की सीज़न 1 के रिलीज से पहले ख़त्म कर दी थी. हमने सीज़न 2 की शूटिंग सीज़न 1 के रिलीज से पहले शुरू कर दी थी. मेरा भार अलग लेवल का था कि राज एंड डीके मेरे बहुत ही करीब के मित्र हैं, और मुझे उनको लेट डाउन नहीं करना था. ये दिस वाज देयर बेबी, एंड I had to ensure Sajeev that they were proud of their own choice. So I kind of took that as more of a strain. And yeah, I mean, for me my strain was basically ये कि मुझे अपना 10,000% इस शो को देना है कि वो खरा उतरे. And that was about it. And I think they are very happy. And season 2 के रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं. So जब मैं आया सजीव,
स्टोरी की बाइबल रेडी थी, स्क्रीन प्ले पे हम काम करने वाले थे। एंड स्क्रीन प्ले जो आप करते हो, सीन्स बनाते हैं, तब ऑटोमेटिकली नई चीज़ें निकल कर आती हैं, उभर कर आती हैं, कैरेक्टर के पात्र कुछ और इवॉल्व होते हैं, कुछ स्टोरी लाइन्स इवॉल्व होती हैं, एंड इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो मतलब वहाँ ये था कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन सेट ऑफ आइडियाज़। वो कुछ टाइम तक काम कर रहे थे उस पर, अब मैं आया तो मेरे कुछ आइडियाज़ थे, एंड इन अ वेरी कोलैबोरेटिव फैशन हमने मतलब उसको बनाते गए और पिरोते गए कहानी को और स्क्रीन प्ले को, एंड उसको आगे बढ़ाया। सो इट वाज एक्चुअली फन ऑनेस्टली। सीरीज की एक बहुत अच्छी क्वालिटी सुपर्ण मेरे हिसाब से ये रही है कि आपने छोटे छोटे कैरेक्टर्स पर भी बहुत अच्छे से काम किया है। शायद यही वजह रही है कि लोगों को चेल्लम सर और कौस्तुभ के कैरेक्टर को भी पूरा लोग समझ पाए, उसे बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया। कौस्तुभ के बारे में मैं खास तौर पे जानना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारे साथ आज इस संवाद में बैठे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारे सीन उनको लेकर डायरेक्ट किया है, तो उनके किरदार के बारे में कुछ बताइए, और कौस्तुभ के बारे में आप अपने कुछ व्यक्तिगत राय रखिए कि कैसे एज एन एक्टर आप उनको किस तरह से देखते हैं। वेल, पहली बात तो कौस्तुभ बहुत ही गजब के एक्टर है। आई थिंक वी ऑल लव्ड हिम। जब हम लोग सीन्स लिख रहे थे, स्क्रीन पे लिख रहे थे, तब उनके मतलब जो डायलॉग्स हम लोग बैठ के बना रहे थे, सीन को जो सर बना रहे थे, इट वाज इन इटसेल्फ ग्रेट फन। एंड हमारी उम्मीद थी कि हमको बहुत एक गजब का एक्टर मिले, और हमको कौस्तुभ मिला है, विच वाज सुपर्ब। एंड हम लोग जब डायरेक्ट कर रहे थे तो मतलब कभी कदार ऐसा होता था कि मैं कुछ सीन्स राज इंडिके के एपिसोड के डायरेक्ट करता था, या वो मेरे एपिसोड के डायरेक्ट करते थे। एंड वर्किंग विद कौस्तुभ हैज बीन एन एब्सोल्यूट जॉय। राज डी के ने जिस तरह मतलब वो सीन सेटअप किया, इनफैक्ट वाज जस्ट सो मच फन। बट कौस्तुभ ने हमें सरप्राइज किया, बिकॉज कुछ चीज़ें जो स्क्रिप्ट में लिखी गई थी और जिस तरह उसको कौस्तुभ ने एनैक्ट किया, उसको जिस तरह इम्प्रोवाइज किया, that took the scene to a next level. And just to watch him being inspired by being with Manoj Bajpayee in the same room, and they both literally play off each other in such a fantastic fashion. मतलब it was something to behold. बहुत ही मजा आया देख कर। कौस्तुभ आई थिंक मतलब बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है अभी, तो मतलब कौस्तुभ बहुत सारे जलवे दिखाएगा हमें। थैंक यू सुपर्ण सर, इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं भी ये कहना चाहूंगा कि सेट पे जो माहौल था उसमें मुझे बहुत मजा आया, और स्पेशली जो पूरा डायरेक्शन था, और जैसे कि मैंने बताया राइटिंग का जो क्रेडिट है, ये मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि आई थिंक वो एक तरीके का टोन सेट करता है। तो फॉर श्योर वो जिस तरीके का टोन सेट हुआ, तो आई थिंक उसके वजह से मुझे कैरेक्टर और भी आसान गया। कौस्तुभ, अचानक मिली इस लोकप्रियता के बाद अब आप एक्टिंग में अपने कैरियर को अब किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आपको जो नए ऑफर्स आ रहे हैं इसी तरह के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बॉस के आ रहे हैं, या कुछ अलग तरह के आ रहे हैं? सर, ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जिस तरीके के ऑफर्स मेरे पास आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया, मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस पॉपुलैरिटी तक पहुंचेगा। लेकिन लकीली सर, आज तक भी ऐसा हुआ है कि जो मेरा अब तक का जो 5-6 सालों का एक्टिंग का जो तजुर्बा रहा है, उसमें मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके के पात्रों को निभाया है, और काफ़ी सारे जो पात्र थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इनफैक्ट जो तन्मय का भी कैरेक्टर था, उस तरीके का कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया था, और आप इसे अब लक कह लीजिए या जो भी, बट अभी भी मेरे पास जो ऑफर्स आ रहे हैं सारे, वो काफ़ी अलग अलग तरीके के हैं। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री का कि वो एक एक्टिंग के पोटेंशियल को एक्टिंग का पोटेंशियल करके देखते हैं, और सिर्फ एक पात्र को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। जो कॉर्पोरेट ऑफिस का सेटअप है और जो इस तरीके का कैरेक्टर है, वो करने से भी मेरी कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इससे हट के अलग तरीके का रोल करूँ। और हाँ, जब से सीरीज रिलीज हुई है तब से एक तरीके से मानो मेरी जो प्रोफेशनल जिंदगी वो काफ़ी बदल गई है, और लकीली लेकिन जो पर्सनल ज़िंदगी है वो आज भी वैसी ही है। मेरे जो सारे प्रॉब्लम्स है वो आज भी वैसे ही है, और मेरे जो सारे दोस्त है, फैमिली है, ये भी इस वक्त में मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि कभी कभी इस चीज़ को समझना करना ग्रेटिफाइंग तो होता ही है, लेकिन ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी कि जो अलग अलग एक्साइटिंग ऑफर्स देखने मिल रहे हैं, या जिस तरीके की स्क्रिप्ट्स अभी मेरे पास आ रही है, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। तो होप फॉर द बेस्ट सर। जी कौस्तुभ, फैमिली मैन 2 से पहले बहुत कम लोग ने आपको देखा होगा शायद किसी प्रोग्राम में या सीरियल में या कहीं पे, तो इससे पहले का जो आपका सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे? हाँ, तो मेरी जो शुरुआत है वो थिएटर से हुई है सर, और मुंबई में जो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है थिएटर के लिए, नाटकों के लिए,
वो पृथ्वी थिएटर है। और लकीली पृथ्वी थिएटर मेरे कॉलेज के वक्त मेरे कॉलेज से काफ़ी पास में था, तो मैं हर दूसरे दिन पृथ्वी थिएटर जाया करता था और देखा करता था। एक तरफ मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा था और दूसरी तरफ मैं जाके पृथ्वी थिएटर में नाटक और अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है या वर्कशॉप्स होती है, ये सब चीज़ों को भी मैं बहुत रिलीजियसली अटेंड करता था। और वहाँ पर जाकर मैंने हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, यहाँ तक कि कन्नड़ा में तक नाटक देखे हैं। मैंने शेक्सपियर का जो एक नाटक था वो मैंने कन्नड़ा में देखा है। तो मैं बहुत ही एक तरीके से आकर्षित हो गया था इस पूरे आर्ट फॉर्म की तरफ। और लकीली जब मेरा कॉलेज का आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड ईयर चल रहा होगा, तब पृथ्वी थिएटर में एक फेस्टिवल हुआ था जो कि पंडित सत्यदेव दुबे का ट्रिब्यूट था। तो उसमें दुबे सर ने जो मुंबई के अलग अलग थिएटर ग्रुप्स हैं उनके प्लेस को चूज किया था वहाँ पे शोकेस के लिए। तो मुझे काफ़ी सारे प्लेस उस एक साल में ही देखने मिल गए उन 7 दिनों में। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया और मैं जब नसीरुद्दीन शाह सर को पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करते देखा तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया और उस दिन से मैंने सोचा कि यार एक्टिंग ये चीज़ में सीखा तो जा सकता है, तो सीख कर देखते हैं पहले कि मुझे सच में उसमें दिलचस्पी है या वाकई मैं उसमें करियर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को तराशा एक तरीके से। फिर मैंने एक्टिंग स्कूल्स भी ज्वाइन किए। हमारा एक थिएटर वालास करके एक थिएटर का ग्रुप है जिनके साथ हम अलग अलग तरीके के नाटक करते रहते हैं। और उसमें हर साल हमने चिल्ड्रंस प्लेस हो या कॉमेडी प्लेस हो या शेक्सपियर के प्लेस हो, तो ये इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में। सादत हसन मंटो जो है उनकी स्टोरीज पर भी हमने काफ़ी सारे नाटक किए हैं। सलीम आरिफ सर जो थे उनके साथ मैंने ये सादत हसन मंटो का जो कहानियों वाला नाटक था वो किया है। तो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस काफ़ी वेरिड रहा है और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी जो ट्रेनिंग स्कूल थी वही मेरी थिएटर में थी एक तरीके से। तो नाटकों ने मुझे बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी में और मुझे आज भी नाटक करना बहुत पसंद है, चाहे वो ऑडियंस के सामने हो या नुक्कड़ नाटक हो। मैंने पृथ्वी थिएटर का जो एक उसके बाद वाला फेस्टिवल था अगले साल का, उसके प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे जो नुक्कड़ नाटक है उनमें भी हिस्सा लिया है। तो हमने काफ़ी पृथ्वी थिएटर का प्रमोशन किया था एक तरीके से वो वक्त पर। तो मुझे थिएटर ने मुंबई में काफ़ी कुछ दिया है। सुपर्ण, आपने इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ डिटेल में काम किया है, लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या इरफान खान हो, अभी मनोज वाजपेयी के साथ। तो इन दिग्गज कलाकारों को लेकर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं ये लोग, तो इनके साथ जब आप क्रिएटिवली कोलैबोरेट करते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी जी के साथ तो मुझे 2 बार इनफैक्ट काम करने का मौका मिला है। एंड जब आप ऐसे गजब के एक्टरों के साथ काम करते हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सबटेक्स्ट, दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स प्रायर। एंड सेट पे लिटरली आपको जलवे देखने को मिलते हैं हर दिन। जहाँ मैं मॉनिटर छोड़ के कैमरा के बगल में खड़ा हो जाता हूँ, सो दैट आई कैन सी देम लिटरली अप क्लोज। एंड ऑनेस्टली इट्स द मोस्ट एनवियस जॉब इन द वर्ल्ड, बिकॉज कौन नहीं खड़ा होना चाहेगा उस वक्त कैमरा के करीब इनको देखने को, इनकी एक्टिंग देखने को अप क्लोज एंड पर्सनल। एंड इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। एंड मनोज वाजपेयी में के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ही इज़ ऑलवेज पुशिंग हिमसेल्फ। इतना हासिल करने के बाद, इतनी सिद्धि पाने के बाद भी वो एक न्यू कमर का एटीट्यूड रखते हैं, जहाँ ही इज जस्ट ट्राइंग टू बेटर हिमसेल्फ विद एवरी सिंगल सीन, एवरी सिंगल टेक, एंड ऑलवेज ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ। हर टेक के बाद कैसा लगा, ठीक था, क्या मैं बेटर कर सकता था, ये एटीट्यूड लेके जब मनोज वाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान बात करते थे तो आपको पता है कि किस तरह की लगन से आ रहे हैं। एंड इट वॉज ऑलवेज अबाउट मेकिंग द सीन वर्क विद मनोज वाजपेयी. He would ensure that every character in the show, gets their space because the scene has to work. So sometimes अपनी लाइन किसी और को देते थे because ये scene better काम करेगा उस तरीके से. He is one of the most, confident and one of the most non-selfish actors I have ever met, where his greed to make the scene work makes him at times sacrifice his own lines because scene काम करना चाहिए. And that level of dedication is what makes Manoj Bajpayee who he truly is.
कौस्तुभ, आप भी बताइए कि आपका मनोज सर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा इस फैमिली मैन 2 के दौरान, वो कैसा था? सर, इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीकों से देना चाहूँगा। पहली बात है कि एक एज अ फैन है और दूसरी एज एन एक्टर है। तो एज एन एक्टर मैंने मनोज सर से बहुत कुछ सीखा है। उनका काम करने का तरीका, उनका प्रिपरेशन के बावजूद उनकी स्पॉन्टेनिटी, जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइज करते हैं और जिस तरीके से वो अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, सेम सीन को आप कितने अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ये जो सीख है एज एन एक्टर, जो क्राफ्ट के बारे में बात है, जो क्राफ्ट को लेके उनकी पकड़ है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका सीरियसनेस है, ये मुझे बहुत बहुत ही लुभाया एक तरीके से। और मनोज सर के साथ मैं स्पेशली खुश इसलिए भी था क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ पहले दिन से। जब से मैंने मनोज सर को पहली बार स्क्रीन पर देखा, चाहे वो भीकू मात्रे का कैरेक्टर हो या मान सिंह हो, सूरज सिंह हो या प्रोफेसर सिरस हो अलीगढ़ से, गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान हो। गैंग्स ऑफ वसेपुर की तो एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम सिर्फ गैंग्स ऑफ वसेपुर की ही बातें करते हैं और गैंग्स ऑफ वसेपुर के ही मीम्स को शेयर करते हैं। तो हम बहुत बहुत बड़े फैन हैं मनोज सर के। तो जब मैं उनसे मिला मैं काफ़ी एक्साइट हो गया था कि मैं उनसे क्या बात करूंगा, क्या उन्हें बताऊंगा। बट मैं सिर्फ उनको इतना ही बता पाया कि सर आपके जो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले सीन्स है वो पता नहीं हमने कितनी बार लूप पे देखे हैं और कितना उसमें ठहाके लगाए हैं और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है। तो मैं बस उनसे इतनी बात कर पाया जब बीच में कैमरा एक्सेस और जैसे शूटिंग में जो टाइम लगता है उस वक्त के दौरान, और जब सेट पर थे, जब वो काम या सीन्स या ये सब कुछ चल रहा था, तब हम पूरी तरीके से उस सीन के अंदर इन्वॉल्व थे। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम सीन्स हमने 2 या 3 टेक में ख़त्म कर दी। मतलब कैमरा एंगल या एक्सेस वगैरह की वजह से कोई अलग टेक हो तो बात अलग है, लेकिन हमने ट्राई किया कि जो पूरा का पूरा सीन है वो हर टेक में पूरा ही किया जाए, जिससे कि एक कंटिन्यूटी मिलती है आपको। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी जो पूरे सीन थे वो हमारे 2 दिन में शूट करके हो गए। तो एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस, बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली मेरा एक सपना पूरा हुआ है कि जब मुझे पहली बार बताया गया कि आप मनोज बाजपेयी के साथ वेब सीरीज में काम करेंगे, तो मैं तो इसमें ही खुश था कि अगर मुझे 2 सेकंड के लिए भी उनके साथ खड़े रहने मिल जाता है तो मैं तो बहुत खुश था। तो ये तो मानो सोने पे सुहागा हो गया एक तरीके से। तो बहुत मजा आया मुझे मनोज सर के साथ। सुपन, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। सीजन 3 के बारे में कुछ सीक्रेट्स आज रिवील कर दीजिए हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के सुनने वालों के लिए, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव हो और एक्सप्लोसिव भी। वेल सजीव, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सुनने वालों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर मैंने सीक्रेट्स बताए तो राज एंड टीके से पहले चिल्लम सर का फ़ोन उन सबको आ जाएगा और वो सारे सीक्रेट्स वापस ले लेंगे। बट मैं यही कहूँगा कि हमने इंडिकेट किया है सीजन 2 के एंड में कि हम कहानी का मोड़ किस तरफ, रुख किस तरफ जाने वाला है। चाइनीज़ प्रॉब्लम होने वाली है। श्रीकांत और सुची के एक ऐसे कागार पे रिलेशनशिप आ चुकी है जहां हमने अंदेशा दिया है कि क्या हो सकता है। धृति श्रीकांत तिवारी की ट्रूली बेटी बन चुकी है आफ्टर अ वेरी डार्क एपिसोड, एंड अब उसके साथ आगे क्या होगा। जेके की लाइफ में रोमांस आएगा कि नहीं आएगा। जोया मिलिंद की मौत के बाद क्या वापस आएगी। अथर्व क्या फाइनली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा पाएगा, और अब तो खैर वो बड़ा हो जाएगा इनफैक्ट अगली सीजन जब हम शूट करेंगे। सो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं जहां शो जाने वाला है, एंड इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। सुपर, वन रिक्वेस्ट यार, आर्थव को बहुत बड़ा मत कर देना यार, ही इज़ वेरी क्यूट। एनीवे, थैंक यू सो मच सुपर्ण और कौस्तुभ फॉर योर टाइम। हम सभी को सीज़न 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप दोनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम पर हमें बुलाने के लिए, और इस तरीके की जो बातचीत है वो करके या क्राफ्ट के बारे में बातें करके बड़ा ही अच्छा लगता है कि आपके इस क्राफ्ट को या आपके काम को लोग बड़ा सराहते हैं और सीरियसली लेते हैं एक तरीके से। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सर आपसे बात करके। और सुपर्ण सर, थैंक यू सो मच टू यू फॉर गिविंग मी एंड कास्टिंग मी इन दिस रोल, एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ फैमिली मैन। और जो हमारी ऑडियंस है, रेडियो प्लेबैक के लिसनर्स हैं, वो सभी को दिल से थैंक यू। थैंक यू सजीव। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सुनने वालों को मेरा नमस्कार, एंड आपने जिन्होंने फैमिली मैन सीजन 2 को देखा, प्रेम दिया, प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देखिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो
playback.